मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ अनम गौहर। और मैं हूँ आपका होस्ट यूनुस खान। And you are not cricketer. Yes, I'm a host. I said it, na? But you wanted to be a cricketer. Everybody wants to be a cricketer. No. लड़कियाँ If you तो ask नहीं any चाहती। guy, क्या आप कह रही हैं कि औरतें क्रिकेटर्स नहीं बन सकती? No, you said everybody wants to be a cricketer. तो मैं If उसमें you ask, तजाद करना if you ask चाहती हूँ। any guy जो टीनेजर है और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के जीतने के बाद इंशाल्लाह every boy wants to be and every girl wants to be a cricketer. मैं अपने शो के बाद तमाम सेट के लोगों से पूछूंगी कौन-कौन wants to be a cricketer. अच्छा, ठीक है। पहली बात तो ये है कि यूनस आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। no कोट doubt. आप पे बहुत सूट Thank you कर रहा so है। much. एंड सेकंडली, आप इतने उदास क्यों हैं? मैं उदास नहीं हूँ, उदास हैं? ये शक्ल ही ऐसी है। ऐसी बात भी नहीं है, अच्छे तरीके से बात करते हैं। आज थोड़ा सैड लग रहे हैं। नहीं यूनस, आज आप मुझे वकार यूनस लग रहे हैं। वकार यूनुस बॉलर। अच्छा, वकार ज़का। और आप कुछ कहना चाहती हैं मेरे कोट के बारे में, ब्लेजर के बारे में? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। चले जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आगाज़ में हम एक दूसरे की तारीफ करें। हम तो यूनस को हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते हैं। खबरदार है जो यूनस ने कभी हमारे लिए कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो। मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, मीम्स बन जाती हैं, क्या करूँ? बनती है या बनवाते हैं? मैं पैसे देके बनवाता हूँ। जी, मुझे अल्लाह का शुक्र है, बहुत पैसा है मेरे मैं पास। चाहती थी आप इस चीज़ का इकरार करें, इसलिए जी, मैं इकरार है जुर्म। जी, खैर ये बताएं कि क्या नया होने जा रहा है पाकिस्तान में, मुल्क में, दुनिया में? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होती है जब भी हम शो का आगाज़ करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर एक ऐसी जो है वो हमारे पास शख्सियत मौजूद है जो कि गुड न्यूज़ लेकर आती है सबके लिए। सो आज मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाना चाहूँगी कि कौन सी गुड न्यूज़ है। मुबारक अच्छा, हो। आपको पता चल गया था गुड मुझे न्यूज़ का? आप जब भी मतलब कोई पॉइंट लाती है ना तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से होता है और वो हमेशा गुड न्यूज़ से स्टार्ट होता है। थैंक यू सो मच। वाकई में गुड न्यूज़ ही थी जो कि मैं शेयर करने वाली थी, इनको पहले से पता चल गया। ऑलराइट, गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारी नई यूथ के लिए एक गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी हुई है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान नेशनल साइंस ऑफ यूनिवर्सिटी 74 पोजीशन पर आया है, जो कि पिछले साल 76 पोजीशन पर था। और तालियां होनी चाहिए। 2018 में 91 पोजीशन पर था। तो आप लोग देखें कि कितनी अच्छी अचीवमेंट है टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो इंशाल्लाह आप लोग आगे भी देखेंगे कि अपग्रेड हमारी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के लिए जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। मुबारक हो। Wow, नहीं, that's अच्छा really नहीं, टेक्नोलॉजी अच्छी गुड न्यूज़ नहीं थी आप बहुत ये अच्छी बहुत न्यूज़ अच्छी है, good news बट है। 74 पे मैं समझ रहा टॉप 10 में 5 में आएगा। इंशाल्लाह। बट इंशाल्लाह वो भी टाइम आएगा। इंशाल्लाह। बट टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान का जो ये टेक्नोलॉजी का सेक्टर ग्रो कर रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम, इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल। नो डाउट स्पेशली जो कैस्पिट ने दी अपना कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के दायरे में, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। हकीकत बात है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जिस तरह से मतलब दिन ब दिन पाकिस्तान मतलब बनता जा रहा है, एक तरक्की की जानिब बढ़ता जा रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें ना, यूनिवर्सिटी मतलब एक ऐसी बेसिक इदारा होता है जिसमें जब बच्चे कॉलेज से निकल कर, जैसे स्कूल में पहले आते हैं, स्कूल्स में आने के बाद वो कॉलेज में जाते हैं, लेकिन कॉलेज में भी वो अवेयरनेस आपको नहीं दी जाती जो यूनिवर्सिटी में जाकर दी जाती है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, आपका मतलब जो माइंड होता है, आपकी सोच होती है, आपका करियर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उस वक्त आपने जो नहीं भी सोचा होता वो चीज़ें आने लगती है। और जब हमारी जो ये न्यू जनरेशन आ रही है उसमें जितना इंटरेस्ट पैदा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, उतना हमारा पाकिस्तान और तरक्की करेगा। मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दूँ कि कुछ ही दिनों पहले ना बात हो रही थी, मेरी बहन से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे कहा कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या अब के ज़माने में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देखते हैं कि दिन ब दिन और बहुत जल्दी तमाम जितने ममालिक हैं ना एक अलग ही रेस में लगे हुए हैं। कोई टेक्नोलॉजी में वो बढ़ना चाहता है, कोई ये फीचर, कोई वो फीचर, मतलब बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ ना, एक समझ लें कि हम मौशी हब तो हैं, इसी तरह से ग्लोबल विलेज है हम लोग। तो ये एक वक्त के साथ साथ ना लोग एक रेस में बढ़ते जा रहे हैं। सो उसने कहा कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि पिछले ज़माने के अंदर पुरानी जब 80s 70s की जो सेंचुरी थी, क्या उसमें लोग पढ़ाई कम करते थे जो उनको इतना टाइम लगा हर चीज़ को लाने में? सना, मुझे ऐसा लगता है कि पूछ नहीं बता रही हैं? मैं पूछ रही हूँ। अच्छा। आप सबसे भी पूछ रही हैं। जी आप कहें। पहले के दौर में आई थिंक इतना एक्सपोजर नहीं था। और आपने देखा होगा कि बहुत अर्लीज की अगर बात की जाए तो वो
शायद लाइट भी नहीं होती हाँ। थी, कितनी मुश्किल से वो लोग दिए जला के या लालटेन की मदद से बच्चे जो ये ताना माश तक सुनते हैं। मतलब बच्चे पढ़ते थे। मैं इस चीज़ से डिसएग्री करूँगी उर्शिया आपके, क्योंकि मेरे भी नानू और जो लाइक ओल्ड, आप कह सकते हैं ओल्ड फादर या 4th जनरेशन 3rd जनरेशन, नाना वो बताते थे कि बेटा जब बड़ा सगीर में हम सब रहते थे कॉन्टिनेंटल लाइक उसमें, तो ब्रिटिश सिस्टम था एजुकेशन का। और ब्रिटिश सिस्टम ऐसा था कि जैसे अभी ऑक्सफोर्ड की हम बात करते हैं, अब हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएं या बाहर जाकर हम इतने पैसे इतना उनको दूसरी कंट्रीज़ को फ़ायदा देते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं। तो उस टाइम तो क्योंकि कानून ही ब्रिटिश का था और वो कॉन्टिनेंटल लाइक उनके होल्ड में था, तो वहाँ पे जो स्कूलिंग सिस्टम थी पहले के दौर के लोगों की वो बहुत अच्छी थी। इवन मामा बताते हैं कि हम अपने फादर से बात कर रहे थे तो हम ग्रेजुएट हम होते थे, और अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल ओ लेवल तो उस टाइम होता ही नहीं था, लेकिन 5 जमातें भी पढ़ी होंगी या 10 जमातें अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए, तो उनकी ग्रेजुएशन से वो ज़्यादा बेटर टॉकेटिव लाइक किसी भी इशू पे बात कर सकते। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी या उनको दुनिया की समझ थी, साइंस की समझ थी। और अगर आप बहुत बहुत पुराने और बहुत कदीम दौर में चले जाएं तो ये जितने लाइक साइंटिस्ट हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो मुझे लगता है कि पहला भी सिस्टम एजुकेशन का अच्छा था। सिस्टम हमेशा एजुकेशन का बेस्ट रहा है, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि आजकल के दौर में कितना अवेल करते हैं अपॉर्चुनिटी का। अभी भी इसी पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जिनसे आप पूछें कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहेंगे तो कहेंगे नहीं मुझे जॉब करनी है, पहले पढ़ तो लो, पहले डिग्री तो लो। अभी भी है, तो एजुकेशन सिस्टम पहले का भी अच्छा था। देखिए 500-600 साल पहले मुसलमान जो थे वो पूरी दुनिया पे हुकूमत क्यों कर रहे थे? बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, बिकॉज ऑफ देयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नॉट एज सच बट रिसोर्सेज कम थे एज कम्पेयर टू नाउ। बहुत सारी चीज़ें हमारे द होली बुक कुरान में है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो भी जस्टिफाई प्रूव होती जा रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, साइंटिफिक प्रूफ। जैसे कि सूरज है, पहले लोग बिलीव करते थे कि दुनिया जो है वो स्टैटिक है और सूरज और चांद उसके घूम रहे हैं। अब नाउ दैट इज प्रूवन कि दुनिया घूमती है और वो भी अपने अपने साथ सर्कल पे घूम रही है। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिसमें है फ्लैट अर्थ थ्योरी, जिसमें ये इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना दुनिया गोल है, वो लोग बिलीव करते हैं कि दुनिया फ्लैट है, एक ये एंड है और दूसरा वो एंड है, दैट्स इट, इसके बाद नहीं है। तो थ्योरीज हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो भी प्रूव हो जाएंगी। और एक और चीज़, टेक्नोलॉजी उस टाइम रिसोर्सेज इसलिए नहीं थे, एडवांस इसलिए नहीं था बिकॉज स्पेस टेक्नोलॉजी। अनटिल अनलेस हम लोग जैसे अब चांद पे पहले गए, फिर मार्स पे जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हम अपनी जो डेस्टिनेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। जब तक हम बढ़ाते जाएंगे उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी और इधर आती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 1970s में जो चांद पे गया US, उसका सबसे कि वो 256 MB रैम पे था। अभी हमारे फ़ोन में हमें ज़रूरत होती है कि रैम ज़्यादा हो, GBs में हो। तो पहले स्पेस में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, फिर तब एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है फॉर द स्पेस, तब वो वाली टेक्नोलॉजी जो पास्ट टेक्नोलॉजी वो फिर कंज्यूमर्स के लिए यूज़ होती है। जी यूनस, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाकिस्तान माशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है और कोई भी मुल्क जो डेवलपिंग होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होने का मतलब लाइक चांस होता है। वहाँ पे न्यू जितनी भी अगर आप कहें टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें लाइक आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि जो कंट्री ऑलरेडी इस्टेब्लिश है आप क्या चेंज लेकर आओगे उस पर। मतलब आप, मेरा जस्ट सवाल है, जो कंट्री एक ऑलरेडी स्टैब्लिश है वहाँ पे एक सब्जेक्ट है, पढ़ा दिया जाता है और कहा जाता है इसी थ्योरी पर आपने अमल करना, आपकी जनरेशन दर जनरेशन जो है वही थ्योरी पर अमल करेगा। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है। जैसे कि उर्शिया ने ये न्यूज़ बताई, तो इसी से पता चलता है कि माशाल्लाह हम बढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमी के हिसाब से बढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह। एक और चीज़ है कि कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। जैसे बहुत सारी जो थ्योरीज थी जो आइंस्टाइन ने दी, वो कहीं ना कहीं, अभी एक ब्लैक होल की थ्योरी मैं बाद में बताता हूँ कि थ्योरीज ये कोई लॉ नहीं है यहाँ पे कि हमने ये बता दिया ये विद पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो बहुत सारे जो लॉज या थ्योरीज थी वो गलत साबित होती जा रही है। एक आइंस्टाइन की थ्योरी थी कि ब्लैक होल में लाइट है, ही डिड इट लाइक 30-40 ईयर्स बैक, बहुत पहले की बात है। रिसेंटली ब्लैक होल में एक लाइट डिस्कवर हुई है, वो एक फर्दर एक थ्योरी है, उसको अगर एक्सप्लेन पे जाए फिर टाइम ट्रैवल और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ब्रेक का टाइम हो गया है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये 3 ऐसे लफ्ज़ हैं जो आप बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए और बहुत जगह हमारे कराची में जगह जगह आपने पढ़े होंगे और कायदा आज़म ने हमें ये सिखाया है। लेकिन इसमें से जो मेरा फ़िलहाल फेवरेट टॉपिक है वो है फेथ। मैं फेथ पे बात करना चाहूँगी। नाउ फेथ इज़ समथिंग कि इंडिया वाले जो हमारा नेबर कंट्री है, भारत वाले, वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारे दिमागों में जहर और गंद घोलना चाहते हैं अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री का सहारा लेके। भाई आपके पास बहुत सारे पैसे, तो जाके चैरिटी कर दो ना, भूखे नंगे लोग मर रहे हैं उनको जाके खाना दो, शेल्टर दो। गलत चीज़ें, हमें गलत मूवीज़ बना के ये प्रोपेगेंडा है हमारे दिमागों में, हमारे दिमाग वॉश करने का। मैंने कल एक मूवी देखी, मैं फ्री थी, मेरा ऑफ था, तो मैंने इत्तेफाक से नेटफ्लिक्स लगा लिया, उस पर कहीं रिकमेंडेशन में कुर्बान आ रही थी, मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने वो मूवी देख ली और आप यकीन करें उसके इख्तिताम पे मैं हंस हंस के पागल हुई। क्या बुरी एंडिंग थी। आप लोग यकीन नहीं जानेंगे वो क्या सिखा रहे थे। वो ये सिखा रहे थे कि इस्लाम के नाम पे कत्ल गारत करो, नाउज़ुबिल्लाह, खुदाई अपने हाथ में ले लो, खुदकश बॉम्ब की वो जैकेट पहन के आप किसी भी जगह पे चले जाओ, प्लेन को क्रैश कर दो। अरे भाई आपको ये नहीं पता। अच्छा, वो एक अजीब सी उसमें चीज़ें बता रहे हैं कि एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर दफ़ा उनकी मूवीज़ में एक कोई फेक मुस्लिम बनता है, मूछे, टोपी, वो उनका चेक वाला एक होता है मफलर सा, और अजीब से शलवार कमीज पहन के दिखा देते हैं कि ये मुसलमान है। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, हमारे यहाँ पर मर्द ऐसे होते हैं, हैंडसम से प्यारे से सीन ये है, अक्सर इनके कैरेक्टर्स मुसलमान क्या होंगे, टोपी पहनी हुई होगी, तावीज़ होगा, सुरमा लगाया होगा, मफलर लगाया होगा, और एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जनाब। जी जनाब। जैसा मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, 20 साल हो गए मुझे, मैंने आज तक नहीं सुना किसी ने मुझे कहा जी जनाब। मुशायरे में गया हूँ तब भी मैंने नहीं सुना जनाब आए बैठे पान खाएं, ये हमारे यहाँ नहीं होता। प्लस ये प्रोपेगेंडा है बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, ये एंटी मुस्लिम कर रहे हैं। एंटी मुस्लिम जो है ना, ये एक फील फैलाने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। बेशक अराउंड 1.608 बिलियन पीपल आर मुस्लिम्स। माशाल्लाह से। बॉलीवुड हॉलीवुड इन योर फेस। बॉलीवुड मुर्दाबाद। सॉरी खैर। अच्छा, मैं यहाँ पर कहूँ कि हकीकत बात है, आपने तो कुर्बान अभी देखी है ना, यकीन माने जब ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी ना, 2009 की है, 2009 की है, बहुत पुरानी फिल्म है ये। तो अच्छा, सिर्फ अकेली कुर्बान नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंडियन कंटेंट मौजूद है। अगर आपको कभी हंसने का शौक है तो आप देख सकते हैं। इतनी कोई इन्होंने एंटी पाकिस्तान फिल्म्स बनाई, मतलब मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती। इनके पास एक टॉपिक है, वो है कि आखिर मतलब क्रिकेट में ये लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। फिल्म्स में ये ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं कोई दहशतगर्द कंट्री है, पाकिस्तान ने पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया है, और जो गैर मुल्की लोग होते हैं वो हमारे पाकिस्तान में आकर जब इतना पॉजिटिव मैसेज देते हैं, इतने खुशी से वो पूरा मुल्क आज़ादी से घूम रहे होते, तब इनके मुंह पर ठपाक 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 लगते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्या चमाट पड़े। हकीकत बात है, मतलब ये इनकी ना, आप सीरियसली ये देखें, इनकी जहानत देखने की वो है, इंतहा है कि ये क्या चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्म्स हैं, लेकिन मैं ये बताऊं सारी फ्लॉप है, सारी की सारी फ्लॉप निकली इनकी, मतलब इनको कुछ नहीं मिला। मैं आपको बता रहा, आपने ये बात बोली फिल्म्स की कि इंडिया अभी भी T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है। पूछें कैसे? अब कैसे? बॉलीवुड फिल्म बना के। बट ये बात है, नफरत जितनी भी आप बांटेंगे, आपको नफरतें मिलेंगी। आप मोहब्बतें बांटेंगे, आपको मोहब्बतें मिलेंगी। लेकिन वो मोहब्बत के बदले में जो मोहब्बत मिल रही है वो मुखलिस मोहब्बत है, यानी ये भी एक है बड़ा नहीं, अगर आपकी मोहब्बत जेन्युइन है ना, तो आपको जेन्युइन मोहब्बत मिलेगी। ये मैंने बड़ी गहरी बात की है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हम मोहब्बत पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हकीकत में ऐसा नहीं है कि मोहब्बत अगर आपकी, मतलब मैं देखिए हमेशा एक बात कहती हूँ, मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती, मोहब्बत में इंसान नाकाम जरूर हो जाता है। और ये कोई थ्योरी नहीं है कि आप किसी इंसान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और वो फिर आपको अगर ना मिले तो आपकी मोहब्बत नकली है, दुनिया की मोहब्बत असली है। वो मोहब्बत ही क्या जो मुकम्मल हो जाए। हाँ बेशक, हकीकत बात है, कुछ चीजें अधूरी अच्छी लगती है, चाहे वो मोहब्बत ही। हाय जी, मोहब्बतें। आप लोगों का मोहब्बत हो गया तो बैक टू द टॉपिक, क्योंकि मैं भी इसमें एक चीज़ बहुत फ़नी भी है और कहीं ना कहीं सबक आमूज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। मैं महविश हयात को पर्सनली एक दो बार मिल चुकी हूँ कहीं, लेकिन क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड की एक मूवी की बात की है तो मैं अपनी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ या पाकिस्तानी एक्टर्स की सोच के ऊपर बात करूँगी। महविश हयात ने एक बाहर मुल्क जाकर लोग चमचागिरी करते हैं फॉर वर्क ना, हॉलीवुड बॉलीवुड, महविश हयात ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है।
उन्होंने जो भी पाकिस्तान में काम किया, बहुत लोग उनको तनकीद भी करते हैं कि इन्हें क्यों ये अवार्ड मिल गया, मेडल क्यों मिल गया, वट एवर इट इज़। उस दिन मैं उनकी रियल फ़ैन हुई थी जब वो एक चैनल पर जाके घोड़े बघोड़ों के सामने, आई मीन एक एंकर के सामने उन्होंने कहा कि आप लोगों ने, बॉलीवुड ने जो मुस्लिम्स का एक फेस बनाया हुआ, लिबादा जिसे आप कहते हैं, कि मुस्लिम औरत शुरू से लेकर सर से लेकर पाँव तक हिजाब में, हिजाब करना बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। तो चाइना से सीखा होगा आपने कोविड में कि कैसे कैसे हिजाब किए गए, बट एनीवेज। और उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो वही हाथ में गन और वही बड़ी दाढ़ी और हाथ में तस्बीह और सर पे टोपी। तो ये मुस्लिम्स का कोई लिबास नहीं है, किसी मज़हब का कोई लिबास नहीं होता। ये लिबास हमने बनाया कि वो ये पहन रहा है तो वो ये है, वो पहन रहा है तो वो है। लाइक मुझे मैं भी शायद की ये बात बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट उन्होंने अपना वो पॉइंट रखा कि आप लोग बॉलीवुड को बहुत देखते हैं, शौक से देखते हैं, क्योंकि वो आपके मकासद के हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि आपने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में भी घुसना था तो उन्होंने वो और ज़्यादा अच्छा कर दिया कि मुस्लिम तो टेररिस्ट है। लेकिन अब आप बताएं, जब मुस्लिम पीस की बात कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो ऐड करूँ यहाँ पर, कि ऐसा नहीं है कि ये जो इनकी मतलब ये सोच है, जहानत है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है ना। ये बेसिकली आपने सही कहा, ये पूरे हमारी जो इस्लाम है उसके लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंडिया के अंदर, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम है वो सेफ़ नहीं है, वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। आपको पता है जिस वक्त 90s में जो है एक नारा था इनका, अभी भी ये एक सॉन्ग जो है वो प्ले करते हैं, नेशनल सॉन्ग है उनका, जिस तरह हमारा है, उनका है वंदे मातरम। आपने सुना होगा वो। अच्छा, वंदे मातरम का आपको पता है मतलब क्या? ये बहुत बड़ी एक डिबेट भी हुई थी इसके ऊपर। मतलब इन्होंने वंदे मातरम, जब ये इनका जो एक टाइटल था, टाइटल सॉन्ग जब इन्होंने लिखा, उसके बाद जो वहाँ पर हिंदू थे और मुस्लिम थे उनके बीच ये डिबेट हुई कि जो मुस्लिम थे उन्होंने कहा हम ये चीज़ नहीं मान सकते, मतलब इसकी जो लाइन्स है हम उस पर बिलीव नहीं करते, और अगर हम बिलीव नहीं करते तो हम मानेंगे भी नहीं। इसी तरह जो इंडियंस थे उन्होंने कहा कि अगर आप ये नारा नहीं लगाएंगे वंदे मातरम तो आप मतलब आप अपने अंदर आप नेशनैलिटी शो नहीं कर सकते अपने अंदर। मतलब आप एक होते हैं ना, भारतीय नहीं है, भारतीय जनता में आप काउंट नहीं होंगे अगर आपने ये नारा नहीं लगाया। हमारे जो मुस्लिम है, हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वंदे मातरम मतलब हम खुदा पर बिलीफ रखते हैं, हम मिट्टी पर, ज़मीन पर नहीं कह सकते कि ये हमारी मिट्टी ही हमारा खुदा है और हम इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमारा ये इस्लाम हमें ये नहीं बताता। हम सिर्फ और सिर्फ एक खुदा यानी कि अल्लाह पर यकीन रखते हैं, ये हमारा इस्लाम है। सो बेसिकली उनका तो बिलीव है कि वो मिट्टी को जो है वो पूजा भी करते हैं, मिट्टी से वो मूर्तियां बनाते हैं, उनकी ही फिर पूजा करते हैं। देखिए, मैं हर इंसान की अपनी खुद की बात है, उनका बिलीव है। लेकिन ये इतनी बड़ी डिबेट हुई कि जब उनका पार्लियामेंट था उसमें जो मुस्लिम बैठे हुए थे वहाँ पर, देखिए अक्सरियत तो दोनों तरफ से होती है, अकलियती जमातों में जब मुस्लिम बैठे हुए थे वहाँ पर सिर्फ ये जो नेशनल तराना इनका था वंदे मातरम, वो स्टार्ट हुआ। जैसे ये स्टार्ट हुआ उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद थी वो उठ गई और उन्होंने बाइकआउट कर लिया। उसी वक्त वो बाइकआउट करके चली गई। उनसे पूछा स्पीकर साहब ने कि आखिर आप क्यों उठे? तो ये क्योंकि ये जो सॉन्ग है वो तो नेशनल उसमें जो है वो रखा गया है। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि हम चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं। शॉर्टली बताऊं क्योंकि ब्रेक का वक्त है, मैं कि फिर ये डिबेट किस तरह ख़त्म हुई। डिबेट इस तरह ख़त्म हुई कि इनकी ही जो एक पार्लियामेंट है उसमें ये कानून मंजूर हुआ कि वंदे मातरम के बजाय अब ये जो पूरा एक नेशनल सॉन्ग है इसका, इसमें इसकी सिर्फ आप सिर्फ एक लाइन यानी कि 3-4 शब्द जो होते हैं ना, वर्ड्स जो होते हैं, आप सिर्फ वो बोल सकते हैं। क्योंकि मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूं तो मैंने सोचा उनकी ज़बान में क्विकली ऐड कि ये जो नेशनल एंथम तो नहीं है इनका, जो दूसरा जो नेशनल एंथम जन मन, आई डोंट नो एग्जैक्टली द वर्ड, ये तो शुरू की है, आगे वंदे मातरम जा रहा है ना। लेट मी फिनिश ना। तो दैट वाज मेड फॉर द लॉर्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो उसकी पर्टिकुलर एक लंबी चीज़ हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन। जी, मुझे इसमें एक छोटी सी बात ऐड करनी थी, वो ये है कि हम लोगों को शायद मज़हब याद भी नहीं होता, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि जी हम लोगों को लड़ना है, हमें जंग करनी है, तो आप लोग कहाँ हैं, सोए हुए क्यों हैं? मगर हम लोग तो एज आ क्या कहते हैं ना, भाई भाई की तरह चल रहे होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी मज़हब से क्यों ना रिलेट कर रहा हो। तो मुझे लगता है काफ़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदर सिंगर जो एंटरटेन करेगा हम सबको। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए
किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। कुछ इस तरह से मिले जिंदगी बसर न हुई, तुम्हारे बाद किसी रात की सहर न हुई। नज़र नज़र से मिले जुल्फ है कि शाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे। थैंक यू जी। वेलकम बैक। और मैं जो बात कहने वाला हूँ बड़े दिल से कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है एंड ही इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट। और मैं आपको बताता हूँ, आई एम सॉरी, इनके हालात सही नहीं, इनके पास वापसी का किराया तक जस्ट जोकिंग, ही इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड, एक्टर, सिंगर, डांसर। आई विश मेरे कप में कॉफी होती तो मैं आपको भेजती उठा के। मैं रोने वाली थी, आई मीन पता नहीं कितनी सैड स्टोरी है। नहीं, लेट मी फिनिश। एक्टर, सिंगर, राइटर, डायरेक्टर, ये बहुत, मैं कह रहा हूँ मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, फिल्म, टेलीविजन, थिएटर में बहुत बड़ा नाम है एंड ही इज आवर गेस्ट टुडे, इमरान सोनी के साथ। आई लव यू माय ब्रदर। थैंक यू यूनुस भाई। यूनुस भाई सर भाई है ना, क्या कर सकते हैं ये सर, अंदर आप का क्या- आर्टिस्ट निकल आता है हमारा। मैं एक पहली बात बता दूं, जब से हमारे पास यहाँ पर आर्टिस्ट आ रहे हैं, पहले मैं इनकी बात बता दूं, फिर मैं आपकी जरूर बताऊंगी कि कभी सीरियस नहीं हुए। बहुत ज़्यादा आई मीन तारीफ करते हैं या बहुत ज़्यादा लाउड होके आते हैं कि जी वेलकम बैक, और जो भी इन्होंने He is कहना होता है, dramatic. एग्जैक्टली, मतलब हर चीज़ बताएंगे। बट आज ये सीरियस हुए तो मैंने कहा पता नहीं वाकई में एक्चुअल में क्या सीरियस बात है, जो कि मैं बिल्कुल रोने वाली थी लिटरली। सो प्लीज़। मैं भी यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी। इमरान सोनू, इनको मैं पर्सनली जानती हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से शेयर कर रही हूँ और को एंकर से भी ऑफ कोर्स। मैं 4-5 साल पहले मुझे डांस सीखने का ना क्रेज़ था। आपको पता होता है बहुत छोटी सी उम्र में जिन लोगों को पता चलता है कि उनमें किस चीज़ का टैलेंट है, उनको लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्किल्स जो है ना वो पॉलिश होने चाहिए और टाइम के साथ होते हैं। तो मुझे था कि मुझे सीखना है, लेकिन मुझे कोई ऐसे इंसान से कि वो मेरे अपने अंदर का टैलेंट पहचाने और फिर वो मुझे एक राइट ट्रैक दे। मैं इनसे मिली थ्रू सम फ्रेंड और मुझे आज भी याद है कि ये इंसान नो डाउट ये बहुत 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 टैलेंटेड है और इन्होंने मुझे उसी टाइम बोल दिया था कि आप कर सकती हैं, और वो तो जो कर सकती वाला मोटिवेशन है ना, आज इसी आपने में फिर मिला। सीखा इनसे? मैंने सीखा है इनसे। हाँ, आप फिर यूनुस इनके भी- पास से आप इनके पास से घर गई, फिर इनका नंबर ब्लॉक कर दिया? यूनुस देखे, मैं कभी कभी ना जब किसी भी इंसान को जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, अगर मैं उनको कोई उनका तारुफ करवा रही होती हूँ या अपनी जर्नी के बारे में, तो मैं हमेशा बहुत सेंटी होती है, एंड यू नो दैट। हाँ। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि वो मोमेंट अगर मुझे इनको देख के रिकॉल हुआ है तो वो खराब ना हो। और कायनात आप वाला सेंटी नहीं होती। क्या सिर्फ तारीफ जी, करना जी, चाहूंगी, जी, जी, इनकी तारीफ रह गई थी क्योंकि मैं तारीफ यूनुस रह पे गई। आ गई थी, तो हाँ मैं जी, तारीफ जी, करना जी। चाहूंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं और बाकी में मुझे नहीं पता था जो भी आपके टैलेंट थे, और ये लोग जानते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। पर्सनालिटी वाइज भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं Thank you so आप, much, और मुझे लगता है कि आपकी जो भी इन लोगों के साथ जो जर्नी रही है वो बहुत अच्छी रही है, और बाकी लोग मेरे साथ तो अच्छी थी, यूनुस का पता नहीं। मेरे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। नहीं, यूनुस के साथ भी बहुत अच्छी रही, यूनुस के साथ बहुत अच्छी। नहीं इन लोगों की आई मीन एक्साइटमेंट इतनी है, वो दिख रहा है कि कितना अच्छा आप लोगों का टाइम एक दूसरे के साथ गुजरा है। वेरी नाइस, थैंक यू। यूनुस साहब ने जो अफसुर्दगी वाले लहजे में इनका तारुफ दिया था, मुझे लिटरली ये लग रहा था कि अभी ये बोलेंगे इनके घर में आटे के पैसे नहीं है। और मुझे इतना गुस्सा आया उस वक्त कि आपने ना, मतलब वैसे आप सच में एक्टर तो आप हैं, आप इनकी तारीफ करें, आप भी बहुत अच्छे नहीं, एक्टर ये हैं। बहुत अच्छे एक्टर है और मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे एक्टर है। नहीं। ये अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, क्या हो रहा है सोनू, आजकल क्या चल रहा है? बस यार अभी यूनुस कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे प्लान आउट है, मूवीज़ हैं इंशाल्लाह, अभी सिनेमा हॉल खुल गए हैं तो मूवीज़ आ रही हैं इंशाल्लाह। उसके अलावा अभी आपको पता है कि हम लोग इस्लामाबाद गए थे, सारे एक्टर्स जितने भी थे खेलने के लिए, मैचेस वगैरह खेलने गए थे। अभी आए हम लोग तो यहाँ पर आते ही इवेंट स्टार्ट हो गए सारे। ये बहुत अच्छे क्रिकेटर है। अभी जो एक सेलिब्रिटी क्रिकेट की जो हुई थी टूर्नामेंट्स, उनमें इनको प्लॉट मिला है। सेलिब्रिटी लाउंज क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है। I won't take the name of the tournament.
बट कहाँ है वो प्लॉट, कहाँ है बताओ सर अभी वो ना आपको- मिठाई आई ना कुछ आया। नहीं सर, मिठाई आ जाएगी आपको पता है, और केक भी आ जाएगा, जैसे उस दिन जी, केक खाया जी, था, अगर आप बिल्कुल कहेंगे आएगा। तो केक भी आ जाएगा आप लोगों के लेकिन लिए। सोनू सर, मुझे आपके टैलेंट का तो पता है, डांस जी, जी। रिलेटेड एंड ऑल, एक्टिंग डेफिनेटली आप हमें टीच करते सिखाते हैं, लेकिन ये सिंगिंग वाला टैलेंट मुझे नहीं ये पता सिंगिंग था। बेसिकली शौक है थोड़ा बहुत, जैसे अक्सर आप लोग भी सब गुनगुनाते हैं तो इस तरह मैं भी गुनगुनाता हूँ। तो आज यूनस ने, अरशद ने और आसिफ ने कहा कि यार आज आ जाओ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं, तो मेरे कहा चलें थोड़ा गुनगुना लेते हैं, इस फन को भी निकालते हैं। जर्नी के बारे में बताएं। हम तो बाथरूम सिंगर्स हैं, हम कहाँ गा सकते हैं, हम बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये पूछना है, एक मिनट यूनस, अगर आपकी इजाज़त हो, कि वो लोग जो इतने मल्टीटास्किंग करते हैं, गाना भी गाते हैं, साथ में एक्टिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन में भी Director होते भी अच्छे हैं, हैं। डायरेक्टर भी होते हैं, तो ये जो आपकी तरह के लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लेते हैं, मतलब ये एक विजन होता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें करूँगा, या हालात की वजह से या कुछ चीज़ें मेंट टू बी हैपन होती है मैंने कि आपको आप बताया था वो इनके चीज़ें नहीं हालात जानते। इनके हालात। अब मैं बोलूँगी मैं बहुत सीरियस हूँ, प्लीज। देखिए मसला ये होता है कि इंसान को आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझना आने शुरू हो जाती हैं। जैसे आप थिएटर करते हैं ना, थिएटर में बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं आपको, एक्टिंग के हवाले से, प्रोडक्शंस के हवाले से और डायरेक्शन के हवाले से। और जब आप थिएटर करते हैं ना, थिएटर में सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ट्रू ट्रू। नो, एक मिनट, अगर मुझे मल्टीटास्किंग करनी है, आई वांट टू बी सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो मुझे उसके लिए क्या क्या मेरे अंदर होना चाहिए? या देखिए मेरी ये सोच है कि सबसे पहले अपने आप पे फोकस करें आप। जब आप इंसान अपने पे फोकस करते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सारी सामने आ जाती हैं, चाहे एक्टिंग है, चाहे डांस है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे डायरेक्शन है। अच्छा इमरान, वाह, मैं एक सवाल पूछ लूँ, इजाज़त है? नहीं अच्छा। अच्छा इमरान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि सीरियसली आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और जितनी इन तमाम एंकर्स ने तारीफ़ की है, नो डाउट ज़रूर आप में इतने टैलेंट हैं, तभी ये लोग जो है वो इतनी तारीफ़ करें, वरना ये लोग इतनी तारीफ़ नहीं करते किसी की। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप लिखते भी हैं, और लिखना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए आपका पूरा जो जहन होता है वो उस चीज़ पर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या तासुर है नहीं, आप मैं में, बेसिकली क्या मैं महसूस डायरेक्शन कर रहे देता हैं। हूँ, राइटर नहीं हूँ, डायरेक्टर हूँ। राइटर नहीं नहीं जी, सॉरी, डायरेक्टर हूँ, एक्टर हूँ, डांस कोरियोग्राफर, और अब सिंगिंग भी थोड़ी बहुत। नहीं, आप सिर्फ जज्बात प्लॉट्स में। नहीं, मैं बता रहा हूँ, राइटर का मकसद ये नहीं होता कि स्क्रीन पे लिखें। आप प्लॉट्स नहीं लिखते, आप वन लाइनर्स नहीं लिखते। बिल्कुल लिखता हूँ, वो तो करता हूँ, कॉमेडी वगैरह थोड़ी बहुत लिखना आता है ना, तो आपको हल्का राइटर फुल्का हुए कर ना लें। आप। जी, आप बिल्कुल पेपर कर पे लें। लिखेंगे तो राइटर हुए। जी, बिल्कुल आप सर। अपनी जरा जर्नी बताएं कि क्यों शोबिज में, फैमिली की सपोर्ट क्या थी, कैसे थे, कैसे आपने देखिए स्टार्ट किया? फैमिली की और एक चीज मैं एक और बता दूं, इन्होंने पड़ोसी मुल्क जाके वहाँ पे थिएटर भी किया है। जी 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 जी। जी, कम से कम 4 से 5 मरतबा जा चुका हूँ। मेरी उस्ताद है शीमा किरमानी, मैं थिएटर करता हूँ 2007 से, तो हम लोग 5 दफ़ा जा चुके हैं। इंडिया NSG में परफॉर्मेंस भी करके आए थिएटर की। और जाहिर सी बात है, फैमिली से तो सपोर्ट किसी को भी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। शुरू में बड़ी स्ट्रगल्स की हैं, मगर ये कि आप माशाल्लाह सब पसंद करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान को एक्टिंग ओवरऑल आई मीन उसके अंदर से कोई चीज़ निकालनी है ना, तो वो थिएटर के अंदर उसको डाल दें, तो वो पॉलिश होके वो बंदा नहीं, देखिए थिएटर में कहता हूँ सबसे मुश्किल काम है, लोग इजी समझते हैं इसको, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, सॉरी की गुंजाइश ही नहीं है थिएटर में। तो जाहिर सी बात है, ऑडियंस आपके सामने है, जो चीज़ कर रहे हैं फॉरन रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अच्छा सोनू, आपने क्योंकि पड़ोसी मुल्क जाकर भी आपने, इंडिया जाकर भी आपने जी। काम किया जी। है, तो इंडिया की इंडस्ट्री में और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो क्या है? ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग जो भी चीज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जितने भी एक्टर्स हैं जो स्टार्स बन जाते हैं, ख़ास तौर पर टाइम की पंचुअलिटी सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि जो मेरी उस्ताद शीमा किरमानी हमेशा कहती है, जो शख्स टाइम का पंचुअल नहीं हो कभी कामयाब नहीं है। हमारे बॉस भी हमारे यहाँ ऐसे काफ़ी लोग हैं, और जो मैंने इंडिया में देखा है, हमारी NSG में अगर 5 बजे परफॉर्मेंस है ना, तो 5 बजे ही हुई है। हमारे यहाँ अगर 5 बजे का टाइम दिया है तो 5 बजे लोग घर से निकलते हैं अक्सर लोग। जी जी जी। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिस्टेंस है हमारा ये। जी जी, यूनुस भाई कुछ कह रहे हैं आप, बोल दें आप। मैं कुछ कहूँगा माइंड कर जाएंगे। नहीं, आप सर बोले, अगर इजाज़त है तो फिर बोले। नहीं, मैं आपसे यही कहना चाहता था जी, जी। कि कब आपकी लाइफ में, माशाल्लाह से इनका मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, कब आपको लगा कि ये मेरा ब्रेक थ्रू कैरेक्टर या प्रोजेक्ट था? जब आपको लगा कि यार मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, इससे आगे जाना है इंशाल्लाह, और बहुत आगे जाएंगे, बट कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था? मसला यूनुस कि मेरी ये सोच है कि मैं अभी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरी सोच बहुत आगे तक है। आप वो दरवाजे आप प्लीज जा सकते हैं। नहीं, आप भी उसी दरवाजे से हैं, मुझे पता है, और आप भी उसी दरवाजे से जाएंगे, टेंशन नहीं है। मसला ये होता है यूनुस, कोई भी एक्टर है चाहे वो जो भी है, मेरी ये सोच है कि अभी तक हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ।
हम हर दफ़ा जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट वाह, करते हैं वो वाह। जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश ये होती है कि हर दफ़ा नया कुछ करें। और अगर आपने ये सोच लिया ना कि आप कामयाब हैं और आपको जहाँ पहुँचना था, तो वही आपका, मुझे लगता है कि आपके टैलेंट ने दम तोड़ दिया है। क्योंकि जिस दिन आपने ये सोचा कि आप परफेक्ट हैं या आपने सब कर लिया है, वही ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। नहीं, परफेक्ट इंसान तो नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नोबडी इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड, एक्सेप्ट अल्लाह। वाह, और कायनात मुझे ऐसा लगता है कि कब्र तक इंसान सीखता ही जी, बिल्कुल रहता सीखता है। जाता है, जब तक ये कब्र में नहीं पहुंचेगा ना, तब तक आप इनको पहुंचा दे। अल्लाह ना करे। मैं ओवरऑल सबकी बात कर रही हूँ। अच्छा जी, इमरान, जी। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, वो ये है कि जैसे कि क्विकली बहुत मैं करूँ ये सवाल कि ऐसा होता है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें साथ कर रहे हैं तो आपका फोकस नहीं हो पाता, मतलब फिर कहते हैं कि कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो रही क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ शुरू की। तो आप किस तरह से, क्योंकि जो हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह कितना टाइम किसको देते हैं? देखिए मसला ये कि मैं आया तो डांसर ही था, ज़ाहिर सी बात है, बैक पे डांस करते थे, सीखते थे, चीज़ों को सीखते थे। फिर कुछ प्रोग्राम्स हुए, उसमें कॉम्पिटिशन्स में जीता, थोड़ा सा आ गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग की तरफ आए, क्योंकि डांस का तो शौक था, मुझे कहा था कि मैंने एक्टिंग भी करनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग की तरफ आए। जब आहिस्ता एक्टिंग की तरफ आए तो डांस और एक्टिंग दोनों मैंने आहिस्ता आहिस्ता दोनों चीज़ें शुरू की। और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है, अब कम से कम मुझे 14 साल हो चुके हैं मीडिया में, तो अब डांस एक्टिंग दोनों चीज़ें, अब आके मैंने डायरेक्शन भी शुरू की है, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, थोड़ा बहुत, तो उसको मैं चाह रहा हूँ उसको निखारें। माशाल्लाह से ग्रो करते जा रहे हैं, हर स्टेप आपका माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच इमरान सोनू साहब, आप हमारी रिक्वेस्ट पे आए, आपने हमें एंटरटेन किया, हमसे बातें की, मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर भी इंशाल्लाह फिर से आपको तकलीफ देंगे, और इंशाल्लाह इस बार हम आपको वापसी का किराया ज़रूर देंगे। जी, थैंक यू वंस अगेन। और मुझे भी आप सबके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हमें आपकी बात सुनना बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। एंड आई रियली लव यू इमरान सोनू। Sir, same here. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यूनस ने इतने मुझे घबराते हुए देखा है। यूनस, आपने वेलकम बैक किया ना? नहीं, मैं क्यों वेलकम, आपकी स्टोरी है, आपकी न्यूज़ है, मैं क्यों वेलकम बैक? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने सिंगर के बारे में कुछ और भी बात करनी है। नहीं, मैं कहनी थी, लेकिन अब क्या फायदा, नहीं, मुझे एक बात उसको वापसी का किराया देना पड़ा। मुझे एक बात बताएं, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? मतलब इतना सीरियस मूड में क्यों हो गए थे आप? देखिए, हमारे शो का मकसद ये है कि लोगों को हंसाना, एंड आई वाज कंफर्टेबल जोकिंग विद दैट गाय बिकॉज ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और अभी नहीं कोई 10-12 साल पुराना दोस्त है। सो आई वाज कंफर्टेबल इनफ टू जोक अबाउट हिम, एंड ही इज अ वेरी स्पोर्टी गाय, मतलब he didn't take it as an offense, you know. नहीं, He's cool. बहुत ज़्यादा आप सीरियस हो गए थे और हम लोग सब डर गए थे कि वाकई में पता नहीं कुछ ऐसी सीरियस स्टोरी है जिसकी वजह से कुछ पता नहीं क्या, और मैं लिटरली रोने वाली थी आपकी जो। तो आप रो जाए ना, एक ही दफ़ा रो जाए, आपके आंसू फंसे हैं पिछले 2 महीने से, आप रो जाए एक दफ़ा शो पे। 2 महीने से? कब मैंने बताया कि 2 महीने से आंसू रुके हुए हैं? आप लोग वो आपका नंबर नहीं है। डिबेट मुझे लग रहा है हो रही है यार, शो में, 2 हम बंदे नहीं बात बैठे कर रहे हैं ना, प्लीज डोंट एक मिनट इंटरफेयर। बात करने देना, उनके दिल की बात। नहीं, एनीवेज जोक्स असाइड, आप अपनी स्टोरी बताएं। आज मैं बात करूंगी बुरी आदतों पे जो कि हमें कामयाब होने से जो है वो रोकती है। ऐसी कौन सी आदत है अर्शिया? लेट उठने की, रात को लेट सोने की, और उस वजह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जैसे? और जैसे कि आप लेट उठते हैं और फिर देर तक सोते हैं, और उसके बाद आपकी शॉप्स जो हैं वो लेट खुलती हैं। देखिए, मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ, मॉर्निंग शो करता हूँ, अच्छा। ठीक है, और मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, और मेरी शॉप भी नहीं। आप किसकी बात करिए? ताजरों की बात कर रही हूँ जो कि लेट शॉप्स खोलते हैं, और मैं बात करूँगी बाज़ारों की जो कि 12 साढ़े 12 बजे तक शॉप्स खुलती हैं, और हम जैसे लोग जो 7 बजे 6:30 बजे जो उठ जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इवेंट हो जो कि 10 बजे या 11 बजे कोई इवेंट है और हमें फ़ौरन से बाज़ार जाना है और कोई चीज़ अर्जेंट बेसिस पे हमें ख़रीदनी है, और वो 12 साढ़े 12 बजे शॉप्स ही नहीं खुलती। सुबह 11 बजे इवेंट कौन कर रहा है? ये मेरे ख्याल से यहाँ है ही नहीं हमारा ऐसा। कुछ इमरजेंसी भी होती हैं, कुछ चीज़ें लानी इमरजेंसी पड़ में सुबह जाती का हैं, शादी हो गई, सुबह का बर्थडे हो गया, कहीं जाना पड़ जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो अगर 12:30-1 बजे तक अगर शॉप्स नहीं खुल रही तो वो क्या कहेंगे? यूनस, मैम, मुझे पहले एक सवाल का जवाब दें कि अगर आप 11 बजे आपका इवेंट है और आप 7 बजे उठ के तैयारी करें तो गलत है ना? आप एक दिन पहले करें, एक रात पहले तैयारी करें। अगर अर्जेंट बेसिस पे अच्छा, कुछ अर्जेंट बेसिस मुझे लगता है अगर आपने यूनिस की रिएक्शन मिस कर दिया तो ये जब रिपीट पे चलेगा या यूट्यूब पे अपलोड होगा एपिसोड, तो प्लीज जूम करके यूनिस का एक्सप्रेशन देखिए। क्यों? यूनिस, आप उनको बोले तो क्यों करेंगे? क्यों होगा ऐसे? क्यों होगा? दिस इज कॉल्ड गिविंग क्यूज। मतलब इतनी अच्छी स्टोरी है, देखिए हमारी आवाम को नहीं है। शुक्र है बात ये समझ नहीं उस्ताद आती। आप सीधा बोले ना कि जल्दी उठो,
कहेंगे क्यों उठें, तो ये तरीका है। आपको ऐसा नहीं लगता कि सुबह जल्दी उठेंगे और आई मीन पूरा दिन मेहनत मजदूरी करेंगे और वो सारी चीजें जो हैं वो इकोनॉमी में कितना बूस्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, बट कौन समझे ये अनफॉर्चुनेटली बात? जी क्योंकि आधा दिन तो हम सो के गुजार देते हैं। आप जल्दी उठे ना। मतलब फजर के टाइम अगर आप उठ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही आप फौरन शॉप्स खोलें। मुझे लगता है कि लॉकडाउन में जो रूटीन बनी थी ना 7 बजे खुलने की और रात को 8 बजे, वो बेस्ट थी। बेस्ट थी। Yes. वापस करें। नहीं, मैं इमरान खान लॉकडाउन साहब की रूटीन की request बात करते हैं। कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि लॉकडाउन लगे, मेरे कहने का ये मकसद है कि वो रूटीन को प्लीज फॉलो करें। भले आप रात के 12 बजे भी अगर आप शॉप बंद कर रहे हैं, कोई जैसे कोई इवेंट है या कोई क्या कह सकते हैं, कोई त्यौहार Birthday है, party हाँ है। मतलब कुछ भी शादियाँ। है, ईद है, शादी का सीजन है या कुछ भी व्हाटएवर कोई चीज़ है, तो आप लोग लेट अगर शॉप्स अगर आप लोग खोलते भी हैं, बट उस चीज़ को फॉलो करें। आई मीन सुबह 7 बजे या 8 बजे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वैसे फनी बात नहीं है लेकिन एक सीख है। अब इतनी जल्दी तो मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स ना करने लग जाए कि इतने सुबह कोई नहीं उठेगा, लेकिन फजर के टाइम उठना चाहिए और उस टाइम कहा जाता है कि आपके नसीब का रिस्क बढ़ रहा होता है। तो ये बेसिकली ताजिरों के लिए, क्योंकि उर्शिया ने एक ऐसी न्यूज़ बताई है स्पेसिफिक शॉपकीपर्स के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अव्वल जो सोता है वो खोता है। अगर आप पूरी रात जाग रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप सुबह लेट उठते हो, उससे आपका कारोबार इफेक्ट होता है। हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह चीज़ है। और हमारी पंजाबी में एक कहावत है कि अगर आप मतलब इस चीज़ को माना जाता है, अगर आप सुबह, बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे, आप सुबह लेट उठ रहे हो तो आपके क्या ही काम में बरकत होगी। ट्रू। आप मुझे बताएं कि जैसे ये शॉपकीपर्स हैं, इसके अलावा कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो लेट उठ रहे हैं ओवरऑल आ रही हैं। जैसे अच्छा, बैंकर्स? मुझे नहीं, बैंकर्स बैंकर्स तो तो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। टीचर्स? मुझे ऐसा लगता है कि हर फील्ड आप बताएं ना, आप बताएं आपका टॉपिक। अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग सब अर्ली मॉर्निंग। सिर्फ शॉपकीपर्स जो हैं ये कर रहे हैं। सिर्फ lazy लेकिन लोग मुझे होते ऐसा हैं, लगता है जो मेरा सर्वे है, जो मैंने खुद से एक चीज ऑब्जर्व की जी, है, जी। वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी। बाकी आप लोगों का जो भी ओपिनियन है इस पे आप शेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग लेट सोते हैं तो आपके बच्चे भी लेट सोते हैं। हाँ। उनकी भी आदतें खराब होती हैं, उनकी भी चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। अब तो जब लॉकडाउन वाला सीन था तो उसमें बच्चों की एक रूटीन ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि स्कूल ही नहीं जाना होता था। तो माँ बाप भी देर से उठ रहे हैं, बच्चे भी देर से उठ रहे हैं, रात भर जो है वो मूवीज़ चल रही हैं। बट अब जब हम लोग नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं तो आप लोग भी प्लीज़ नॉर्मल रूटीन में आ जाएं और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से बनाएं, क्योंकि जो 2 साल का जो हमारा नुकसान हुआ है उसको भी तो हमने। आपको पता है कि जापान में लोग कब उठते हैं, कितने बजे पता है आपको? सवेरे उठते होंगे। नहीं पता जी, एग्जैक्ट बताएं। एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट अर्ली मॉर्निंग। नहीं, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कब उठते हैं। कौन जापान? नहीं, वहाँ पे सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं, 6-7 की ट्रेन्स होती हैं, सब अपने काम पे चले जाते हैं एंड आफ्टर 8 आवर्स जो भी उनकी जो टाइमिंग्स है उसके बाद वापस आ जाते हैं। सुबह उठ के जल्दी अपने काम निपटा लेना। मैंने अपने माँ बाप से ये चीज़ बहुत देखी है, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब थे वो 5 बजे उठ के नमाज पढ़ना, और उसके बाद जो है मम्मा का भी यही रूटीन रही है और मेरी भी रूटीन है। मतलब लाइक वो स्कूल लाइफ भी खत्म हो गई, वो ऑफिस लाइफ भी खत्म हो गई, अब दूसरी फील्ड में भी आ गई हूँ ना। आपकी बट लाइफ खत्म होगी? लाइफ खत्म नहीं हुई, मतलब एक रूटीन मेरी चेंज नहीं हुई। अच्छा। मतलब लाइक सुबह वैसे मॉर्निंग मैं- में मतलब 5 बजे उठना और वही शाम में जल्दी सो जाना, वही एक रूटीन में। जी सना। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ यहाँ पर कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो शॉपकीपर है या कोई भी है वो शहर के हिसाब से ही अपना रूटीन रखते हैं। कराची के अंदर ख़ास तौर पर कराची को तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा लेट जो है वो नींद से उठते हैं और सबसे ज़्यादा लेट सोते हैं। तो कराची के ऊपर तो ये टैग है, लेकिन अगर पंजाब साइड पर जाए ना तो पंजाब में ये रूटीन है उनका कि 9 बजते ही सारे कारोबार मतलब बंद और सुबह के टाइम पर जो है वो उठ जाते हैं। यूनिस मुझसे वक्त किस तरह मांगते हैं, मुझे थोड़ा बोलने दें यूनिस। जी, बोले मैं आप। ये कहना चाहता हूँ लेकिन ये जितना बोले उसके लिए कम है यूनिस के लिए। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसी नहीं, तो फिर फालतू में बात नहीं, मैं लॉजिकल बात करता हूँ, नहीं, औरतें लॉजिकल illogical होती हैं। अच्छा, द कराची सिटी दैट नेवर स्लीप्स, पूरी दुनिया में मशहूर है मैंने कराची। फारसी में बोला था। नहीं, आपने इंग्लिश नहीं बोली। इंग्लिश बर्गर ऑडियंस नहीं कनेक्ट कर पाई आपसे। मैं पाकिस्तानियों को कनेक्ट कर रही हूँ। देखें, मैं ये कहता हूँ कि 12 बजे जो शॉपकीपर्स कर गलत कर रहे हैं, इमरजेंसीज होती हैं 10 चीज़ों में, और रिस्क भी सुबह अल्लाह ताला बांटते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सिटी जो कराची है ये कभी नहीं सोता। रात के 3-3, 4-4 बजे भी आपको ट्रैफिक दिखेगा रोड पे। अगर आपको जल्दी सोना है, उसी अगर आप कहते हैं आपकी रूटीन, आप इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पे 9 बजते हैं, सब सो जाते हैं। वहाँ पे आप 10 बजे अगर बाहर कुछ खाने भी जाएंगे ना
तो वहाँ पे जो डॉगीज होते हैं ना वो आपको देख रहे होते हैं कि उनको भी खाना है। ना, I'm sorry. अच्छा मुझे लगता है You're कि sorry? I'm It's sorry. okay. मैं Be इस बात careful से next time, जुदा- कायनात। नहीं। देखिए आप सॉरी कह दिया आपने ऑन कैमरा, नेक्स्ट टाइम बी नहीं, केयरफुल। आप इतना जो हार्श हो गए, कोई आप किसी सिटी से रिलेटेड आप कह देते ना कि 10 बजे सो, वो पहले होता था। अगर अब आप इस्लामाबाद जाए, मेरी मामा इस्लामाबाद से, वो पहले ही होता था कॉन्सेप्ट के इस्लामाबाद के लोग 7 बजे चरपाई जो है बाहर बिछा के सो जाते हैं। कराची बेशक नाइट लाइफ कराची की है, लेकिन अब इस्लामाबाद की भी नाइट लाइफ है और लाहौर की भी नाइट लाइफ है। ये मुझे अब ऐसा लगता है कि ये हर जगह का, पूरे पाकिस्तान का ये इशू है, एक्सेप्ट कोयटा को छोड़ के। लेकिन इस्लामाबाद की भी नाइट लाइफ काफ़ी हो गई। वहाँ भी अगर आप जाओ और आप कहो कि मुझे 10 बजे 11 बजे कहीं जाना, तो वो कहेंगे नहीं 1 बजे चलते हैं, मार्केट 1 बजे खुलती है। ये है लाहौर में भी, इस्लामाबाद में। तो आई होप कि ये जो बता रही हैं ताजर बरादरी और जितने शॉपकीपर्स हैं, क्योंकि हमने बात की ना कि डॉक्टर्स भी जल्दी उठते हैं, टीचर्स भी उठते हैं, तो इन सबको भी अल्लाह हिदायत दे और ये टाइम पे उठे और हमें टाइम पे चीज़ें मिलें। अच्छा कायनात, मैं छोटी सी बात इसमें ऐड करूंगी कि 12 बजे तो आधा दिन ख़त्म हो जाता है और रात के टाइम एक इमरजेंसी हो गई थी हमारे घर में और मेडिसिन के लिए मुझे जाना था फार्मेसी। तो मैं बस जैसी बाहर निकली तो तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम होगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो मेडिकल स्टोर बंद था। मैं जगह जगह गई एंड वो मेडिकल स्टोर बंद था। क्यों जी? कि सुबह मॉर्निंग में भी लेट उठना है और लेट शॉप्स खुलनी है, उसके बाद आपको जल्दी भी बंद करना। अगर आप लेट सपोज अगर आप 12 बजे भी खोल रहे हैं दोपहर में, तो फिर आप लेट जाके आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर जो है वो मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो खुले ये रहने ऐसे कुछ चाहिए। मेडिकल स्टोर्स भी हैं जो 24 आवर्स खुले हुए, Hospitals बट होती हैं, ब्रेक का हाँ। टाइम हो गया है। ब्रेक का टाइम हो गया। मैं भाई एक बात बता दूं बस कि अगर आप दुकानें जल्दी खोलेंगे और जल्दी बंद करेंगे तो उससे बिजली भी बचेगी, जिसका सबसे बड़ा बहरान है हमारे मुल्क में। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास अच्छी रहेगी, जी जी हेल्थ अच्छी रहेगी, गुड पॉइंट। हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बाकी सोते भी रहें। अनम की हेल्थ जैसी वैसी अगर आप चाहते हैं तो आप जल्दी उठें और मगरिब के बाद आप सो जाएं। नहीं ईशा पढ़ के सो जाएं। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदर सिंगर जो हमें एंटरटेन करेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। दीदार पे नींद आ जाए, कांटों पे है आराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रीत की माला झपते झपते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं पी का नाम।
वेलकम बैक। हमें अपने होश में आने के लिए 10 सेकंड चाहिए होंगे। लास्ट टाइम जब ये साहब हमारे शो पे आए हैं तो हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक फट गया फीडबैक से कि हमें अहमद अली खान वापस चाहिए शो में, तो प्लीज गिव अ ह्यूज applause टू अहमद अली खान। अपने लिए तालियां क्यों बजा रहे हैं? तो मैंने परफॉर्म किया था अपने यूनुस, वाह, क्या जी, आज सबसे पहले मैं, हमेशा आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो दे आज चुका मैं मैं। हाँ तो देते हैं, लेकिन आज सबसे पहले मैं उनसे बात करना जी, चाहती आप हूँ, अगर कीजिए। आपकी इजाज़त हो प्लीज तो। ओह माय प्लीज। गॉड। अहमद, वेलकम बैक। हमारे शो में आप दोबारा आए, लेकिन मैंने ये नहीं देखा सांसों की माला पे। आई स्वेयर, मेरा मोस्ट फेवरेट गाना है और मैं इस गाने पे बहुत अच्छा डांस करती हूँ। मुझे लगता है, अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं, लेकिन जो कुछ गाने होते हैं जिसपे आप फील करते हो और फील करके आपके हाथ पाँव, आई डोंट नो, जब आपने बजाया मैं अपने हाथ पाँव मूवमेंट्स भूल गई। ट्रस्ट मी, इस तरह से मैंने तो सांसों की माला, मैं ये चाहूँगी कि मैं अपने इंस्टा पर, अपने अकाउंट पे, मैंने अभी तक नहीं लगाया, लेकिन ये वाला वर्जन में लगाना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल आप लगाएं और अपना वाला वर्जन भी लगाएं। इंस्टाग्राम पे फॉलोज बढ़ेंगे। दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, मैं सीरियसली, अच्छा, मैं क्लैप तो बनती है। जी जी, एक क्या ये 2 3 4 5 6, वेरी गुड। अहमद अली खान दिल जीत लिया। जी उर्शिया बोलें। जी, मैं कुछ कहना चाहूँगी। लास्ट टाइम जब आप हमारे शो पे आए थे और आपने कहा था कि मेरा दिल उठ गया है और मैं आगे शायद ना इसको फॉलो करूँ सिंगिंग को, बट ये मेरे दिल की रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ सिंगिंग मत छोड़िएगा। आप बहुत अच्छा गाते हैं, बिलीव मी। मैंने अपने करियर में ऐसा सिंगर नहीं देखा। लाइव परफॉर्मेंस जो है वो मैं देख रही हूँ और इट्स रियली रियली नाइस। क्या मतलब आप इतने छोटे से हैं बट आपकी आवाज़ की जो पिच है ना वो बहुत हाई है। Even बजाने की मंजी भी माशाल्लाह से। आवाज़ है बिल्कुल। और ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मत छोड़िएगा, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, बट अगर आप उनको मतलब जीत के आगे निकलेंगे ना तो आप सोल्जर या टाइगर कहलाएंगे। बिल्कुल सिंगर ऐसा। बनना टाइगर थोड़ी बनना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, टाइगर मगर बनना इतना बड़ा हो अपनी गया। फील्ड में टाइगर या सोल्जर तो वो बन सकते हैं। नहीं, अपनी फील्ड में चीता बनते हैं हमारे यहाँ। चीता चले यूनस के वर्ड्स में आप चीता जरूर बनिएगा, मगर सिंगिंग मत छोड़िएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप कि आज मैं आपके चेहरे पर देख रही हूँ, मुझे जब आप पहले आए थे उस वक्त थोड़ी सी जो है वो डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही थी। एक आज nervousness बड़े थी ना चमक सर, रहे first हैं आप। time- जी जी, क्या कह रहे हैं? एक नर्वसनेस थी ना मेरे फर्स्ट टाइम था। अब नर्वस नहीं है? अभी भी थोड़ा बहुत हूँ। आज आप बहुत खूबसूरत एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बरकरार रखे हुए हैं, इसका क्या राज है? खुद ही आ रही है। सांसों की माला है। आज मेकअप अच्छा हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आप यहाँ पर आज आए हैं, क्योंकि मैंने देखा पिछली बार जब आए थे थोड़ी सी नर्वस थे, डिसअपॉइंटमेंट थे, आज चमक ही और है। फीडबैक आया कुछ, क्या कोई हौसला आया, क्या आखिर ऐसी कोई मेडिसिन खा कर आए जो बिल्कुल तब्दील हो गए? ऐसा है कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा अजीब सा लगता है इंसान, लेकिन जब दोबारा वही शक्लें दोबारा देखता है ना इंसान तो फिर हमारी कदर खत्म हो चुकी है। नहीं। ये हमारी अच्छा, शक्लें मुझे दोबारा कुछ देख के। पूछना है। जी जी। मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं देख रही थी आप गिटार पिक से बजा रहे थे और बहुत सारे लोग अपने हाथ से बजाते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें और उसमें बजाने में? बिकॉज मेरा भाई भी बजाता था तो पिक का इस्तेमाल करता था। टेक्निकल सवाल, वाह। मैंने देखा पिक वो का जो ये बजा होता है कि बहुत से लोगों के नाखून बड़े होते हैं तो वो हाथ से बजाते हैं, लेकिन मेरे पास नाखून ही नहीं है तो मैं कुछ लोग यूज आपके नाखून बड़े में? नहीं, नहीं, अच्छा, तो बजाते पिक से। नेल से बजाते हैं गिटार? हाँ, जब से स्टार्ट किया मैं पिक से स्टार्ट किया। अगर नाखून बढ़ा भी लूँ तो फायदा नहीं है मुझे। आपने जिससे सीखा हो आप उसी पे यूज टू होते हो, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब अभी तक सांसों की माला और वो लाइक Music है ना, if I'm not गिटार wrong. गिटार नहीं, मुझे लगा कि ये जाएंगे थोड़ा सैड उस पर, लेकिन इन्होंने बीच में जो वर्जन लेकर लाइक आए। रॉक जो इस तरह से डाला ना 3 बार सांसों मैंने की पहले भी माला। कहा था, ही इज अ So, परफॉर्मर। Yeah. आप हल्के में ना लें इनको। नहीं सर, हम किसी को हल्के में नहीं लेते। नहीं, आपने लिया, आपने बोला पिछले वाला फारिग था। हमने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। कभी इवन नहीं। हमने सबसे ज़्यादा जितने भी यहाँ पर सिंगर्स आते हैं सबसे ज़्यादा हमने बिलीव मी आपको सपोर्ट किया है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह है अच्छी और बहुत अच्छी और है। आप प्यारे भी बहुत हैं। आप प्यारे भी माशाल्लाह से ये बहुत दिल की हैं। बात सना की मैंने पहले कह दी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो फ्यूचर है बहुत लॉन्ग टर्म है और bright मुझे inshallah, ऐसा लग मुझे मेरे दिल की बात अगर सुने तो आप सारा दिन गाते रहे तो मैं सुनती रहूंगी। हाय। मतलब इतना खूबसूरत, ये मुझे अच्छा, बहुत लोग आराम बोलते हैं ऐसे। वेरी नाइस। बोले बोले। कह रहा हूँ मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम अक्सर ऐसा होता है कि मैं दोस्तों को ना सिर्फ रात में सिर्फ
2 से 4 बजे तक गाने सुनाता रहता हूँ कॉल्स पे। अच्छा दोस्तों के साथ ग्रुप कॉल लग जाती है और आपने पहली बारी परफॉर्मेंस दिखाई अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को? बहुत अच्छा रिएक्शन था हम लोगों का। अच्छा, ओके। फीडबैक क्या आवाम से, एक जनरल पब्लिक से क्या फीडबैक आया बताएं। यही था कि वाह तरक्की कर रहे हो, वाह 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 वाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि देखिए बहुत ज़रूरी होता है जो सिंगर्स भी, उनके लिए भी वो अपनी आवाज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। उनको बड़ा लाइफ के अंदर जो है वो देखना पड़ता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अच्छा, आपने कहा कि आप गा गा कर गवैया बन गए, ऐसा ये गा गा के गवैया हम तो बन बजा गए, बजा के बने। बजा बजा कर जो है वो बजाना सीख ही गए आके। लेकिन मुझे ये बताया कि अब इसको देखिए कंटिन्यू तो आपने करना है। अभी आप बहुत यंग हैं, अभी 10 साल बाद अपने आप को एक रॉक स्टार देखना है, तो इसके लिए आपने जो अभी आप कर रहे हैं मेंटेन करके चलना है। तो किस तरह से मेंटेन कर कर चलेंगे, स्टडी किस तरह से पूरी करेंगे, क्या स्ट्रेटजी है? ये है कि मैं सबको ये बोलता हूँ कि हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है। हर चीज़ को अपना टाइम देना चाहिए। म्यूज़िक को अपना टाइम दो, फैमिली को अपना टाइम दो, पढ़ाई को अपना टाइम दो। वेरी नाइस। जब आपके पास फारिग टाइम है तो आप म्यूज़िक करो। बस भारत वालों की तरह एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना, हर चीज़ बैलेंस लेके चलो। बैलेंस लेके चलें, इंस्पिरेशन गिटार के लिए या सिंगर के लिए, क्योंकि सिर्फ अगर आप इसी चीज़ में लग जाओगे ना तो मैं कहता हूँ म्यूज़िक एक नशा है इंसान के लिए। क्योंकि ये समंदर की तरह होता है, आप जितना सीखोगे आप इसके अंदर घुसते चले जाओगे। इंस्पिरेशन क्या है? मेरी इंस्पिरेशन अगर बजाने की बात करें तो सलमान अहमद का नाम लूँगा मैं। वो बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं। गिटार बजाने की। और सिंगिंग? और सिंगिंग में मकबूल अहमद साबरी साहब, वो मेरी इंस्पिरेशन है। वो कनेक्शन बन नहीं रहा लेकिन आप कह रहे थे। बन नहीं रहा लेकिन तो क्योंकि वो उन्होंने कभी गिटार्स प्ले किए नहीं थे तो वहाँ कनेक्शन कहाँ से बनेगा। सही। वो एक कवाल थे, ये गिटारिस्ट थे। तो आप गिटार पे कवाली करेंगे? मैं गिटार पे ही कवाली करता हूँ। वाह, चलें। क्या ही बात। दैट्स अमेजिंग। वाह वाह, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में आए वापस। फीडबैक इतना अच्छा था कि हमें आपको वापस शो पे बुलाना पड़ा। और स्पेशल इन लोगों ने भी कहा कि यार अहमद अली खान को बुलाना है, उनकी आवाज़ में जादू है। ब्रेक का टाइम हो गया। कायनात आप कुछ ऐड करना चाहती हैं आप कर दें। नहीं, मुझे कहना था, आपने जो कहा ना कि गिटार पे कवाली, वो गिटार पे सांसों की माला बजा सकते हैं, आप वो कुछ भी बजा सकते हैं एनीवेज। लेकिन आपके लिए मैं ये कॉम्प्लीमेंट लाजमी करूँगी कि आप बहुत यंग हैं लेकिन आप बहुत सेंसिबल हैं। इतनी छोटी सी उम्र में आपका जो विजन है वो बहुत क्लियर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। सो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा और इसी तरह लगे रहें। और उर्शिया वाली बात हार नहीं माननी आपने। थैंक यू सो मच अहमद अली खान, आप हमारे शो में आए। ब्रेक का टाइम हो गया है। आपका गाना सुनते सुनते हम ब्रेक पे चले जाएंगे। प्लीज ओवर टू योर सॉन्ग। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो बेहरवा, जब हम ना होंगे तो बेहरवा, बोलो क्या कब आओगे, बोलो क्या कब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन करूँ हारी, लाख जतन करूँ हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम गपशप में। और अब जबकि हमारे शो का बहुत ही कम वक्त रह गया है, इसमें मैं बहुत ही अच्छी जो है वो आज स्टोरी कह दे या कुछ ऐसी बात कह दे। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं भी आजकल कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं फलों और सब्जियों के बारे में कुछ इतना बात करने लगी हूँ कि आज भी मैं कुछ इसी तरह की स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप फ्रूट वाले से रुजू करें। नहीं, सब्जियों की भी बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी की जो मेरी कुछ कहानी है वो इसी तरह से। जी। आप कितना भी पॉइंट ढूंढे, मेरी बात से आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। मुझे सना ऐसा लगता है कि सब्जियां काफ़ी महंगी भी हो चुकी हैं, हाँ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफ़ी महंगे भी हो गए, इसीलिए आप उसके ऊपर ज़्यादा टॉपिक पे बात करती हैं। अच्छा, महंगाई के हवाले से उर्शिया ने बात की तो मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जापान के अंदर दुनिया का सबसे महंगा तरीन खरबूजा मिलता है। मतलब ये बात सुनकर ही जो है वो हैरान हो जाते हैं लोग कि खरबूजा जो कि बहुत ही आसानी से जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिसे जापानी ज़बान में जो है युबारी कहा जाता है। युबारी इसलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसा खरबूजा है जो कि युबारी, इनका जापान के अंदर एक शहर है, एक बेसिकली ज़िला कह दे, शहर कह दे, गाँव कह दे, जो भी कहें, तो युबारी जो है वो ऐसा एक ज़िला है जिसके अंदर ये ख़ास तौर पर मौसम गर्मा में जो है ये खरबूजा उगता है। और इसकी कीमत आप गैस करें क्या हो सकती है? क्या हो सकती है उर्शिया? नो आइडिया। लाखों रुपए। लाखों में ही है? कितनी हो सकती है एक अंदाजे के मुताबिक? 5 लाख। ठीक है, आप अनम? 2.5 लाख। कायनात? बोली लग रही है। मुझे लगता है पाकिस्तानी पेट्रोल की कीमत। अब मैं आपको बताऊं कि लाखों की बात है तो इसकी कीमत यानी कि एक अदद खरबूजे की कीमत जो है वो 38 लाख रुपए है। 38 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यानी कि जापान के अंदर जो है वो जब ये खरबूजा आता है, और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं खरीदते, मौसम गर्मा में जब ये उगता है उसके बाद जब ये मार्केट में आता है लोगों की एक बड़ी तादाद जाती है। इतने में तो लड़की का जहेज आ जाता है। हाँ, 48 जहेज लाख एक लानत है ना जी। 48 लाख के एक खरबूजे को खरीदने के लिए जो है वो जापानी बहुत सारे मार्केट का रुख करते हैं और वहाँ पर जाकर ये खरबूजा खरीदते हैं। सो मैं आप खुद सोचिए कि मतलब 38 लाख रुपए अगर खरबूजे की प्राइस है, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो 38 लाख रुपए किसी एक इंसान की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है। और ग्रीन हाउस में जो है वो स्पेशल तौर पर ये खरबूजा यानी कि उगाया भी जाता है। और मैं बताऊँ कि वहाँ पर एक और रिवायत है, रिवायत के मुताबिक जो है वहाँ पर अगर किसी को तोहफा देना होता है, यानी कि एक बहुत अमीर इंसान वो किसी को तोहफा दे रहा है, तो वो तोहफे में 38 लाख का खरबूजा देता है। अच्छा सना, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से खरीद के वहाँ भेज देने चाहिए। यहाँ पर तो बहुत सस्ते हैं किलो के हिसाब से, आई थिंक 300 रुपए किलो। मुझे तो मैं सब्जी वाला नहीं हूँ, फ्रूट वाला नहीं हूँ, मुझे तो मेरा नहीं है, मुझसे आप एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको एग्जैक्ट रेट दूँ। लेकिन यूनिस मुझे तो लगता है कि आपके हमें चेहरे का तासुर ऐसा है ना, हम आपसे ही पूछते हैं इसलिए। लेकिन यूनिस मुझे लगता है कि 38 लाख का तो हमें उनको ऑफर देनी चाहिए कि यहाँ पे उनको प्लॉट हाँ मिल जाएगा। मुझे भी, मैंने ये तो सुना था खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, लेकिन इतना महंगा खरबूजा, ये कुछ नया है, मैं इसकी जहाँ गाड़ी ना ले लूँ। ये पर किलो है, ये पर एक खरबूजा, अब जितना बड़ा खरबूजा होता है मतलब ये कितना शायद बड़ा हो, बहुत जाइंट होगा, आई एम श्योर। मे बी नॉट, लेकिन मुझे लगता है छोटा सा होगा ना, वो भी मेरे ख्याल से जो है बहुत 38 लाख का। tasty ये होगा। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। मतलब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, दैट इज द रीजन उसकी प्राइस इतनी हाई लेकिन है। ये सोचे कि पागल खरीद भी रहे हैं 48 लाख ज़ाया करके। जापानीज के याजूज माजूज की कौन है ये तो सब खा जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर उगते ही कम होंगे, ऐसा हाँ, सीन ऐसे ही है, है, क्योंकि मौसम इस वजह से बहुत ज़्यादा या फिर expensive बहुत है। टेस्टी हो सकता है। हाँ, maybe maybe। एक यही चीज हो सकती है, या तो कोई बहुत यूनिक चीज होती है तभी इतनी महंगी होती है। मगर कायनात, हमारे पाकिस्तान का जो फ्रूट है माशाल्लाह से इतना टेस्टी है। आप ना बाहर के मुल्क कहाँ है में, आपकी शॉप? मैं आऊंगी। आप लोगों को जब पता होगा, जब आप लोग बाहर कहीं पर भी जाते हैं, जब मैं दुबई गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ का जो फ्रूट है वो पता चला कि जी पाकिस्तान का है। एप्पल मैंने देखा, मैंने इतना खूबसूरत एप्पल, हमें मतलब दस्तयाब नहीं बनाना, आई मीन हर फ्रूट जो था वो पाकिस्तानी, बकायदा उसके ऊपर लेबल लगा हुआ था। मेड इन पाकिस्तान। हाँ, तो मतलब आप देखिए कि पाकिस्तानी फ्रूट जो है वो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी भी है और बहुत देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जितना भी फ्रूट होता है वो बाहर ही जा। लेकिन जापान वाले खरबूजे की बात नहीं हाँ, है। ये 38 लाख मतलब ये रुपए। डिफरेंट चीज़ है। अब वो मुझे नहीं पता कि क्या सना इस पे और बात करना नहीं, अच्छा, चाहेंगी। फ्रूट से मुझे याद आया, मैं भी एक बात करना चाहूँगी। फ्रूट खरीदने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? और सम टाइम ऐसा होता है कि पैसे आप ऑन कैश हर टाइम अपने पास नहीं रखते ना, खास तौर पे अगर कभी आपको डर हो कि स्नैचिंग वगैरह ना हो, जो रात में आप जा रहे हैं,
तो आप क्या करते हैं, आप उस सूरत हाल में, मैं घर से निकलती हूँ, अगर मैं अपना बताऊँ, आप सबका भी जानना चाहूँगी, मैं घर से निकलती हूँ तो मैं इतना कैश रखती हूँ कि बस जितना मुझे लगे कि ठीक है एक दिन की ये इनकम है। अगर फॉर द सेफ साइड आप कैश उतना ही रखते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो, आप एक्स्ट्रा कैश नहीं रखते। और अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ATM, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे आपके पास कैश ख़त्म हो गया और आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है, आप किसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे मशीन चलती है, या आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं भी है, कोई पास ATM है और आप किसी मार्केट में बैठे और उस टाइम आपके पास कैश नहीं है, आप ATM पे गए ट्रांजैक्शन के लिए और वो आपको एरर दिखाए और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि कार्ड भी चला जाता है, तीसरी बार तो कार्ड भी चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि रिसेंटली ये मेरे साथ हुआ है और मैं इसीलिए शेयर करना चाह रही थी। मैं लेकिन फल का उससे क्या ताल्लुक है? ये फल से 38 नहीं। लाख निकलेंगे कैसे ATM से, मुझे समझ नहीं फल आया। से उसका ताल्लुक नहीं है, फल की बात हो चुकी थी, तो देन मैंने कहा कि अगर पैसे, आप लोग जी। चाहें तो मैं अपना एक इनपुट, अपना स्टोरी शेयर करना चाह रही थी रिलेटेड टू ATM की ट्रांजैक्शन, जो कि आजकल हर बंदे की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी है। और मुझे हैरत हो रही है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं लाफ्टर वे में बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, आप लोग, बहुत लोगों को गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन यही बात है ना कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। सीरियसली मैं मतलब बाहर गई, मेरे पास ATM कार्ड था और मैं घर पे जो है वो पैसे भूल आई। अब मुझे किराया देना था, मैंने आपने मुझे फोन किया? आपको तो बिल्कुल ना करूँ अच्छा, मैं, ठीक है। कभी ना करूँ मैं आपको तो। अच्छा, तो मुझे किराया देना था, तो मैंने जो ड्राइवर था उसको कहा कि पास में जो ATM है आप वहाँ पर रोके, तो मैं वहाँ से जो है वो कैश कर लूँगी। बिलीव मी, सीरियसली मेरे साथ हुआ। मैंने एक बार किया, दूसरी बार किया, जब वो पैसे नहीं मिले वो कार्ड ही लेकर गई मशीन मेरा। और ये इतनी बुरी सिचुएशन थी उस वक्त कि मैं क्या करती। मैं एक तन्हा लड़की उस वक्त यूँ खड़ी होकर कह रही थी। अच्छा, उनकी ना कॉल लगी हुई होती है, आप ना हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हैं, जो सवाल मांग रहे हैं ना वही आपको जवाब नहीं मिलेगा कभी उनसे। नहीं, लेकिन उसके बाद यही जो मैं भी अपना बता रही थी, तो मेरा भी यही हुआ और मैंने सडनली बोला कि क्योंकि मैं ऑर्डर कर चुकी थी, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन अगर आप चाहें तो आप मेरा ID कार्ड रख सकते हैं। उन्होंने कहा 250 की चार्ट है। लाइक 250 रुपये भी नहीं है मैंने कहा अब क्या करें? तो उन्होंने कहा मैडम ये ATM मशीन है। मैंने कहा अभी क्या बताऊँ कि मैं ATM से ही बाहर आई हूँ और मुझे, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप ऐसा करें 250 रुपये कल दे दीजिएगा। अच्छा, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ATM के साथ, उससे मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया है कि ATM जो है आपके बुरे वक्त में फौरी इंस्टेंट आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो आप ATM के भरोसे घर से ना निकलें, कुछ थोड़ा बहुत कैश अपने पास रख लें जितनी आपको लगता है मुझे मुनासिब ज़रूरत हो सकती है। मैं आपको राज की बात बताता हूँ कि ATM क्यों एट टाइम्स नहीं चलता। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि ड्यूरिंग ईद डेज, तब ईद करीब आ रही होती है या वीकेंड आ रहा होता है, बिकॉज बैंक कोशिश करते हैं कि उनके बैंक में ATM में पैसे रहें। तो एट टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, नॉर्मल डेज में भी होता है। नहीं, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और इसकी मेरे पास सोर्स भी नहीं है सर। ठीक है, सुनने में आया तो मैं आपको सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। मुझसे आप सोर्स मांगेंगी, मैं अपनी सोर्स लगाऊंगा आपके ठीक मुताबिक। है जी, मेरे मुताबिक नहीं, मैंने सुना है, यहाँ से सुना, यहाँ से निकाला। सुनी सुनाई बात नेशनल TV पर कर रहे हैं आप। यस, पूरी दुनिया चल रही है सुनी सुनाई बात पे, तो मैं क्यों नहीं। लेकिन ये एट टाइम्स ऐसा होता है कि ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज आपको लाइन से बैंक या तो आउट ऑफ कैश होता है या उनका लिंक डाउन होता है। ठीक है, मे बी कुछ इसमें सच्चाई भी हो सकती है, इसमें कुछ झूठ भी हो सकता है, बट आई हैव ऑब्जर्व दिस। जी उर्शिया, आप बोले। ये तो बैंक के मामलात थे जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे और वाकई में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब हम सबके साथ ही ये प्रॉब्लम्स हैं, आई मीन ऑडियंस के साथ भी ये सारे मसले जो हैं ये फेस करते हैं। जो भी ATM यूज़ करते हैं उनसे मेरी खुदारा रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ अंदर बिस्तर लगा कर मत सो जाया करें, क्योंकि पीछे लाइन लगी होती है। अपने पैसे निकाला करें और प्लीज़ जल्दी जल्दी फ्री किया करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम लोग बाहर खड़े होते हैं ना, वो लोग पता नहीं सो रहे होते हैं, पता नहीं कितने पैसे निकालने हैं, क्या करना है। अरे भाई, आप लोग को बहुत सारे पैसे निकालने, चेक को फाड़े और जाएं बैंक में और वहां से पैसे निकालें। क्यों लोगों का टाइम वेस्ट? जाते जाते एक बात सबक आमूज है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अल्लाह पे भरोसा रखे, ATM पे भरोसा मत रखे। एक मेरी तरफ से भी मैसेज है, जो इंसान आपके सामने ATM से पैसे निकाल के गिने, उस पर भरोसा मत कीजिएगा। ही इज अ वेरी कॉन्शियस गाय। मैं भी कुछ नसीहत देना चाहूंगी। आप भी अगर आपका वो वाला ATM नहीं काम कर रहा किसी टेक्निकल एरर की वजह से, तो आप किसी और पे चले जाएं। ATM से याद है, एट द मोमेंट हमारे शो का एंड हो गया है टाइम। ऑन दिस एट द मोमेंट टाइम वी आर गोइंग टू एंड आवर शो। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज।